तालियों से स्वागत करेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल जी का। और जमीनी स्तर से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जमीन से जुड़ी ही राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री से हमारा अनुरोध है, मंच पर पहुंच चुके हैं सर, स्वागत बहुत शुक्रिया मंच पर आपका आने के लिए। बिल्कुल हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी जी भी उनके साथ मौजूद हैं जो इनसे सवाल जवाब करेंगे। सवाल जवाब का ये दौर शुरू हो उससे पहले एक बार नजर डालते हैं कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल जी के सियासी सफर पर। जेपी दलाल मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इनके नेतृत्व में कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन में प्रदेश नित नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। जेपी दलाल समय समय पर संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष रहे और आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी भी इन्होंने बखूबी निभाई। जेपी दलाल ने साल 2009 में जेई की नौकरी छोड़ राजनीतिक करियर की शुरुआत की। साल 2009 के चुनाव में निर्दलीय लोहारू से चुनाव लड़ा, सफल नहीं हुए, फिर बीजेपी का दामन थामा। साल 2014 के चुनाव में भी किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन जेपी दलाल ने हौसला नहीं छोड़ा। साल 2019 में बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा और 18,000 मतों के साथ जीत हासिल की। विधानसभा चुनाव में पहली जीत के साथ ही कैबिनेट मंत्री भी बने। वर्तमान में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल मनोहर सरकार में 4 महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में प्रदेश कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है। तो ओवर टू यू अमित, आपके पास अब आना चाहेंगे और आप शुरू करें, इस सेशन की शुरुआत करें प्लीज। स्वागत है दलाल साहब आपका। कृषि के साथ साथ बागवानी, किसान कल्याण जुड़ा ही हुआ है और इसके अलावा पशुपालन, डेयरी और कानून और विधायी कई महकमे आप संभाल रहे हैं। आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज के मंच पर। सीधा सवाल आपसे रहता है क्योंकि सरोकार सीधे किसानों से जुड़े हुए हैं। कृषि आधारित हरियाणा की अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण विभाग भी आपके पास है। कृषि के साथ साथ किसानी और किसान के कल्याण के लिए आपने लगातार कोशिशें की है, लेकिन सवाल विपक्ष के उठते रहते हैं। क्या कुछ आपने किया, क्या कुछ किसान के लिए किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी पार्टी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि जो हरियाणा का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, जिससे सबसे ज़्यादा जनता जुड़ी हुई है, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी, सेवा करने का मौका दिया। और मैं अपनी पूरी कोशिश करता रहता हूं कि जिस समाज से जुड़ा हुआ हूं, किसान परिवार से मैं हूं, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकूँ। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए हैं, उन्होंने किसानों की आर्थिक दशा सुधारने का बीड़ा उठाया, बहुत सारी योजनाएं बनाई और योजना बना बना करके काम शुरू किया कि भी किसान को सबसे सस्ती पूंजी मिले, जो केसीसी बनाए, किसान को किसी साहूकार के ब्याज से मुक्ति मिले, किसान को जोखिम से छुट्टी मिले कि किसान का ऐसा काम है, कभी ओला गिर जाता है, कभी पाला है, कभी आंधी है, कभी तूफान है, तो उसकी फसल खराब हो जाती है, सारी मेहनत उसकी बेकार हो जाती है। तो उसके लिए फसल बीमा योजना लेके आए और सबके उसके बाद जो है कि जो उसका प्रोडक्ट है उसके लिए उसको एमएसपी मिले, बाजार मिले और उसको सीधा खाते में पैसा मिले। इस तरह की योजनाएं जो है हमारे प्रधानमंत्री ने बनाई और हरियाणा के अंदर भी हमने उसी नीति पर काम करते हुए जो किसानों के लिए हमने काम किया है। और मैं समझता हूं कि हरियाणा सरकार पूरे देश के किसानों के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाली सरकारों में से एक है। दलाल साहब, अन्नदाता हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। अन्नदाता का भरोसा या तो राम पर रहता है या राज पर रहता है। जब राम रूस जाता है तो राज पर भरोसा होता है, लेकिन राज के साथ नाराजगी जो है वो लगातार देखने को मिलती है। अन्नदाता को सड़कों पर ज्यादा देखने को मिलते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। क्या लगता है, क्या कभी राहत मिल पाएगी? देखिए, पिछले जब से मोदी जी आए हैं और जो ही हमने किसानों के लिए काम शुरू किया तो विपक्षी पार्टियों का ध्यान भी इस तरफ गया है। उन्होंने भी राजनीति का फोकस जो है किसान की तरफ किया और उन्होंने अपने जितने भी किसान के नाम पर जो आंदोलन करने, मांग करने उनको अधिकार है, वो करते रहे हैं। और हम जो है किसान के लिए अच्छा काम करते रहे।
अब मेरे पास आंकड़े हैं कि उस वक्त क्या होता था, आज क्या होता है। केंद्र सरकार का ही देखिए कि जब ये 2014 से पहले कुल बजट ही 25,000 करोड़ का था सालाना, आज इस साल का बजट 1,25,000 करोड़ का है। 5 गुना बजट आपने देखा होगा कि 8.5 साल के अंदर बढ़ाया है। तो परिणाम सामने साफ साफ आते हैं। हरियाणा के भी आपने देखा है कि हमने कृषि का बजट 3-4 गुना बढ़ाया है, सिंचाई का बजट हमने पूरा बढ़ाया है, हमारा बिजली के सुविधाएं ज़्यादा बढ़ाई हैं, हमने माइक्रो इरिगेशन की सुविधाएं बढ़ाई हैं, हमारी मंडियां जो हैं हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ हैं। देश में हरियाणा जैसी मंडियां, हरियाणा जैसी कवर्ड शेड और सबसे ज़्यादा एमएसपी पर फसलें हम खरीदते हैं। बहुत सारी योजनाएं हमने बनाई नई नई, तो उनके बारे में मैं एक एक करके चर्चा करूंगा कि बागवानी के एक तो फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी की तरफ ध्यान दें, पशुपालन की तरफ ध्यान दें, प्रोसेसिंग की तरफ ध्यान दें और फिशरीज की तरफ ध्यान दें। हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे यहाँ अपना कोई जल स्रोत नहीं है। 2 दिन का मुख्यमंत्री जी ने कल भी परसों 2 दिन वो कनक्लेव किया कि हरियाणा में जो उपलब्ध जल है उसका कैसे सदुपयोग किया जाए, उसको कैसे सही उसका उपयोग करें और किस तरह से उपलब्ध जल को हम बंटवारा करें, जल का रिचार्जिंग कैसे करें। मतलब इस तरह की सोच वाले हमारे मुख्यमंत्री जो हैं हमने पहले राजनीतिक लोगों में नहीं देखा है। आप कह रहे हैं कि जो 5 गुना बजट कृषि क्षेत्र का बढ़ गया, आय दुगनी करने का वायदा था 2022 तक, आय दुगनी हुई नहीं। विपक्ष का आरोप है कि पोर्टल खोल दिए, कभी पोर्टल दुगने चौगने पोर्टल खुलते जा रहे हैं, किसान की जेबें आज भी खाली हैं। देखिए, पोर्टल जो खोलते हैं, दुनिया के अंदर जितने भी विकसित देश हैं, लोकतंत्र के अंदर उनको कार्यालयों में घूमने की जरूरत नहीं होती। जो सरकार की नीति है उसका घर बैठे उसको लाभ मिलता है। हम भी यही कर रहे हैं। पिछली सरकारों में होता क्या था, कोई भी सरकार की नीति का लाभ चाहिए उसके लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पकड़ो, चंडीगढ़ आओ, दफ्तरों के चक्कर लगाओ और एहसान वो अलग से करते थे, वोट की बात वायदे कराते थे। हमने सीधा किया है कि जो हमारी नीति है वो पारदर्शी तरीके से है, हर नीति हमारे पोर्टल पर है, उसका लाभ जो उसका अधिकारी है उसको घर बैठे मिलता है। चाहे वो पैसा डीबीटी से जाना हो, किसान की फसल का वो पोर्टल से जाता है, फसल का विवरण देना हो वो पोर्टल से जाता है, बुढ़ापा पेंशन बननी हो वो पोर्टल से जाती है, स्कूलों के बच्चों को जो उनकी एससी बीसी के बच्चे हैं उनको कोई योजना का लाभ मिलता है वो उसको घर बैठे मिलता है, राशन कार्ड बनवाना है वो सीधा उसके तौर पर बन जाता है, बीपीएल कार्ड बनना है वो सीधे तौर पर बन जाता है। विपक्ष को इससे दिक्कत क्या है? विपक्ष के कार्यकर्ताओं को एक आदत थी कि उनके बगैर किसी गरीब आदमी को सरकार की नीति का लाभ ना मिले। अब वो सीधा लाभ मिलता है, गरीब हमारे साथ जुड़ता जा रहा है। ये जरूर है कि नई नई चीजों में व्यवहारिक कोई छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है, लेकिन उनको हम साथ साथ दूर कर रहे हैं। विपक्ष ये समझता है कि इस तरह से अगर हम काम करते रहे और हर जनता को सीधा ही लाभ मिल जाएगा तो जो उनकी पुरानी व्यवस्था थी बिचौलियापन की तो वो बेकार हो जाएगी। दलाल साहब, तकनीक से दिक्कत नहीं है किसी को, दिक्कत तब आती है जब डाटा अपलोड करने का समय आता है और वो पोर्टल क्रैश हो जाते हैं, डाटा बीच में रह जाता है। किसान उतना शिक्षित नहीं है, तकनीक से उतना अवगत नहीं है, लेकिन सारा जो तकनीकीकरण कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है, उससे दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो उसके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं? देखिए, मैं आज से 20-25 साल पहले एक बार विदेश गया था और पार्क के अंदर सफाई करने वाली एक लड़की को देखा था, हाथ में मोबाइल था। मैंने गाड़ी में उतर के ध्यान से देखा था कि हमारे देश में तब तक मोबाइल फोन नहीं आए थे, कि एक सफाई करने वाली लड़की हाथ में मोबाइल लिए बैठी है। हमारे यहाँ उस वक्त मेरी कल्पना नहीं थी कि हमारे यहाँ भी किसान के हाथ में मोबाइल होगा, छोटे से छोटे हाथ कर्मचारी के मोबाइल होगा। आज सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़र हमारे पास है, 5G हमारे पास आ गई है। कोई ऐसा आदमी है जो ये कहे पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है कि उसको मोबाइल चलाना नहीं आता, चाहे उसको 1 2 3 नहीं आता हो, वो भी गिनती उसने सीख ली है। हर आदमी के हाथ में वे है। जरूरत के हिसाब से चीज़ें आजकल के बच्चे जो पढ़े लिखे, हर घर के अंदर पढ़ा लिखा बच्चा है, वो आराम से डाटा को मोबाइल के बाद जो पोर्टल को चलाना सीख गए हैं और मैं समझता हूं कि इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। फार्मर इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट की बात की जाती रही, वैश्विक स्तर की मार्केट बना दी जाएगी, इस तरह की बातें की गई। विपक्ष का आरोप है कि वैश्विक स्तर की बातें जरूर हुई लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो पाया, क्या कहेंगे?
देखिए, हमारे सबसे ध्यान जो है फसल विविधीकरण की तरफ है कि हॉर्टिकल्चर का काम हो, बागवानी का साथ साथ जो है मशरूम का हो, फूलों की खेती हो, पशुपालन की तरफ हो। बागवानी पे हमारा विशेष फोकस है और हमने इजराइल के साथ उसके कोलैबोरेशन से 14 यहाँ एक्सीलेंस सेंटर बना रखे हैं। सब तरह तरह की पौधे हम बनाते हैं, किसानों को सब्सिडी पे देते हैं। बागवानी के लिए उनके लिए तरह तरह की स्कीम है, पॉली हाउस करिए, नेट हाउस करिए, माइक्रो इरिगेशन के लिए आप ड्रिप करिए, फुहारा सिंचाई करिए, तो इस तरह की योजनाएं हैं। और अब जो है सबसे बड़ा काम मैं समझता हूं कि अभी हमने टेंडर अलॉट कर दिया, जो पिछले 20-25 साल से अटकी हुई मंडी थी गन्नौर की, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी, विश्व स्तरीय बड़े से बड़े मंडी का वो कम्पीट करेगी। गन्नौर के अंदर जो हमने लगभग 2600 करोड़ रुपए का टेंडर हो गया है, अलॉट हो गया है, ये मंडी बन जाएगी। ये मंडी बन जाएगी, सारी मंडियों से इसका जुड़ जाएगा, किसान का माल वहाँ पर जाएगा, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग हो करके, और वहाँ से विदेशों तक में क्वालिटी प्रोडक्ट जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस मंडी का जो टर्नओवर होगा 40-50 हज़ार करोड़ एनुअल होगा और इससे हरियाणा की किसान की आर्थिक स्थिति बहुत सुधरेगी। हजारों आदमियों को वैसे भी कारोबार मिलेगा, कोई ट्रक चलाएगा, कोई पैकेजिंग करेगा, कोई कुछ करेगा। तो ऐसा काम हमने किया है। हमने यहाँ एप्पल मार्केट बनाया है, यहाँ पंचकुला पिंजौर के पास, जो सारा सेब का व्यापार हम समझते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया का हमारा सबसे बड़ा यहाँ होगा। इसी तरह से मसाला मंडी बनाने की हमारी योजनाएं है, फूलों की मार्केट बनाने की हमारी योजनाएं है। सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं हरियाणा के अंदर। आज भी हमने सरसों की खरीद शुरू की है। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर से किसान, हमारे पड़ोस में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ 4,4200 रुपये सरसों बिकती है। वहाँ का किसान हमारे यहाँ लेके आता है, लेकिन हमारे खजाने पे हरियाणा के किसान का हक है। हमने 5450 रुपये में हरियाणा की लगभग 3.5 लाख मीट्रिक टन तो सरसों खरीद ली है और आगे भी हमारी खरीद जारी है। जबकि हमारे पड़ोस में मेरा क्षेत्र लोहारू है, बिल्कुल राजस्थान से टच करता हुआ। मेरे क्षेत्र और साथ वाले राजस्थान के 10 किलोमीटर दूर में 1200 रुपये नीचे सरसों अवेलेबल है। तो इसी तरह से हम किसान का ध्यान रखते हैं कि भाई हमारे जो किसान हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इस बार आपने देखा होगा 2 साल से सबसे अच्छा कपास का भाव मिला। धान का जो बासमती, सेमी बासमती टाइप धान है, 4,500 रुपये, 4540 रुपये क्विंटल के अंदर धान हमारा बिका। कपास हमारी 6-7 हज़ार बिकी। सरसों पिछले सालों में 7-8 हज़ार तक बिकी। इस बार सरसों का डाउन है, लेकिन जो हमारी 5450 MSP है उस पर हम खरीद रहे हैं। इस तो किसान को धीरे धीरे करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। अभी फसल खराब हुई, एकदम से बगैर किसी की मांग के हमने खेतों के अंदर गए, हमने खुद मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और कहा कि जिस किसान का बीमा नहीं है उसको हम खराबे का पैसा देंगे। और ये भी आदेश दिया कि अप्रैल के महीने में गिरदावरी होकर के मई के महीने में ये पैसा बढ़ जाएगा। गिरदावरी लगभग हो चुकी है। डिप्टी कमिश्नर जो है सारा डाटा का जो कंपाइल करके हमारे FCR के पास भेज रहे हैं। मई में हम इसका पैसा दे देंगे। गिरदावरी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, गिरदावरी सही ढंग से नहीं हुई, डाटा पूरा अपलोड नहीं हुआ, मुआवजे की राशि को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष की टीमें बनी हुई हैं, टीम दीपेंद्र हुड्डा मंडी जाकर देख रही हैं क्या व्यवस्था है। और खरीद की जहां तक बात की जाए, आपने खरीद की बात की, मंडियां गेहूं से अटी पड़ी हैं, उठान का कार्य धीमा है, उनको भुगतान कब तक हो पाएगा? फिर देखिए, इस बार बेमौसम बारिश की वजह से ये सही है कि दिक्कतें बढ़ी है, किसान को दिक्कत ज़्यादा आई, हमें भी दिक्कत आई। फरवरी और मार्च के महीने में बारिश लगातार चलती रही। आखिर में जब फसल पक गई थी तब आंधी तूफान, ओलावृष्टि से किसान का नुकसान हुआ। और हमारा भी जो 1 अप्रैल से हमने फसल खरीद करनी थी गेहूं की, लगभग 12-13 अप्रैल तक तो कोई, क्योंकि भीगा हुआ था, खेत में पानी था, फसल आई नहीं। और इस टाइम 12 अप्रैल से लेकर के आज 27 तारीख तक 15 दिन के अंदर हमने 56 लाख मीट्रिक 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं लिया है। 6,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भी डाल दिए हैं। और मैं समझता हूं कि सारा पैसा हमने किसान के खाते में सीधा दिया है। और हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं वो आरोप लगाते हैं जिनके वक़्त में 2-2 रुपए के चेक किसानों को दिए जाते थे, जिनके वक़्त में किसान को कोई खराबे का पैसा नहीं दिया जाता था। आज हमने पिछले 8.5 साल में किसान को खराबे का और बीमे का लगभग 10,000 करोड़ रुपए हम उनको दे चुके हैं। और
अभी जो है अगले 1-1.5 महीने में हम और लगभग 2-2.5 हजार करोड़ रुपए उनके बीमे और खराबे का देने वाले हैं। तो किसान को जो उसके खाते में पैसा जाता है, किसान समझता है, उनके बयानों की तरफ नहीं ध्यान देता। उनके बयान किसान के सेवा के लिए नहीं है, उनके बयान पे सिर्फ कुर्सी पे ध्यान रहता है और वो कुर्सी समझते हैं कि किसान के दिल के माध्यम से उनको मिलेगी। लेकिन किसान का दिल, आम ग्रामीण का दिल हमारी नीतियों की वजह से, हमारी योजनाओं की वजह से हमारे साथ है। और जो सेवा हमने की है, उनको पता है कि सबसे बड़ा काम हमने कोई किया है तो सशक्तिकरण किसान का, कि किसान के खाते में सीधा पैसा डालने का किया है। दुनिया के अंदर हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखा व्यापार का कि फसल सरकार खरीदे, फसल आपकी, पैसा तीसरे आदमी को जाए। और इसी से विरोध शुरू हुआ था कि नाता ना तोड़ो। भाई ऐसा है कि जिसकी फसल है पैसा उसको जाना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी को। और विपक्षी पार्टियों ने इस बात का समर्थन किया कि नहीं, किसान को पैसा नहीं जाना चाहिए। और हमने कहा कि कुछ भी हो जाए, हमें ये मंजूर नहीं है, हम किसान के खाते में सीधा पैसा देंगे। दलाल साहब, लागत बढ़ती जा रही है, बिजली घटती जा रही है, पानी घटता जा रहा है, भूमि की उर्वरा क्षमता घटती जा रही है, जोत भूमि घटती जा रही है और कमाई बिल्कुल घटती जा रही है। इस बात की चिंता, अभी राष्ट्रपति महोदया भी आई थी, उन्होंने भी इस बात पर चिंता जताई थी। तो क्या कुछ ऐसे उपाय आपकी ओर से किए गए हैं? करीब 9 साल का जो सफर है भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया, तो क्या लगता है कि कुछ मुनाफा उन्हें होने वाला है या इसी प्रकार की किसान की हालत बनी रहेगी? ये सही है कि जो जो परिवार बढ़ते हैं, जमीन का बंटवारा होता है, जो छोटी होती है और परंपरागत खेती बाड़ी करेंगे तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए हमें कुछ इनोवेटिव करना की जरूरत है और हम कर भी रहे हैं। हम बहुत सारे किसानों को, हमने किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया है। किसानों को हमने, मैं कहता हूं कि मोदी जी ने पहली बार हरियाणा के 3 किसानों को पद्मश्री दिया है। पहली सरकारों में, 60-70 साल की सरकार में हरियाणा के किसान को खेती के लिए कभी पद्मश्री नहीं दिया। कुछ किसानों को मिला होगा। पद्मश्री देना एक मान सम्मान देना है, खेती को जो इज्जत थी वो देना है। उसके बाद किसान कल्याण प्राधिकरण के द्वारा हमने कहा है कि जो किसान अच्छा काम करते हैं उनको ट्रेनर किसान बनाए। किसान को हम कह रहे हैं कि भाई आप बागवानी की तरफ आइए, फूलों की खेती करिए, मशरूम का काम करिए, शहद का काम करिए, पशुपालन पर ध्यान दीजिए, प्रोसेसिंग का काम करिए, आप व्यापार करना भी सीखिए, मछली पालन पर ध्यान दीजिए। और इतनी योजनाएं हमने बनाई है। मैं आपको बताता हूं कि पीछे जब भी हम किसानों के सम्मेलन करते हैं, हजारों किसान ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि हाँ, हमने आपकी नीतियों की वजह से प्रति एकड़ 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया है। मछली पालन का मैं एक बताता हूं अकेले आपको, जो खारे पानी की जमीन हरियाणा के अंदर 8-10 लाख एकड़ है और उसमें बारिश हो जाता था तो एक मोटी फसल अनाज की, बाजरा वगैरह हो जाता था, कुछ नहीं होता था। अब 1000 किसान पिछले साल फार्म हमने बनवाए और उन फार्म में 18-19 लाख रुपए की लागत आती है। एक झींगा पालन का 2.5 एकड़ के पौंड के यूनिट एक बनाई और 8-9 लाख रुपए की सब्सिडी है। और 4 महीने के अंदर अंदर किसी किसान ने 4 लाख रुपए एकड़ कमाया, किसी 5 लाख, किसी ने 10 लाख एकड़, 10.5 टन में झींगा का उत्पादन करके 55.5 लाख रुपए तक की सेल की है। 19-20 लाख रुपए की लागत, 9-10 लाख रुपए की सब्सिडी, 10 लाख रुपए निकाल करके 2.5 एकड़ के ऊपर 55 लाख रुपए की सेल करने वाले मैं आपको लिस्ट दे देता हूं। और एक किसान नहीं, हजारों किसानों ने किया है। मेरा टारगेट ये है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर 10,000 ऐसे किसान बनाऊं जो 2-3 साल के अंदर झींगा उत्पादन करके करोड़पति बनाएं। हम गरबा के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से किसान की सहायता के लिए ट्रेनिंग का सेंटर, बीज का उत्पादन, उनकी बीमारी रोकने के लिए उनकी लेबोरेटरी, उसका काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव फार्मर मैं समझता हूं कि हमारे सरसा के हैं, वहाँ किन्नू के बाग हैं, उसके लिए हमने प्रोसेसिंग यूनिट बनाई। अब समस्या सबसे बड़ी आई है, जैसे आपने बताया कि जोत छोटी है, तो मोदी जी ने इसका समाधान ये निकला कि भाई जोत छोटी है तो अब इकट्ठे होकर खेती करें। आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, 300 किसान, 400 किसान, 200-500 किसान मिलकर के कोई 1000 एकड़, 2000 एकड़ का क्लस्टर बनाइए। अगर आप इकट्ठा होकर खेती करते हैं तो जो भी चीज़, मान लीजिए खाद बीज कुछ आप खरीदने जाते हैं तो आपको बार्गेनिंग पावर आपका सस्ता होगा, मिलेगा। और इकट्ठा होकर के आप बेचते हैं, मान लीजिए आप 300-400 किसान ने मिल करके आलू लगाया या 300-400 किसान ने मिल करके कोई बागवानी की,
तो जो उनको बेचने के लिए बड़े बड़े बायर उसके घर में आएगा, नेगोशिएट वो खुद कर पाएगा। तो ये सशक्तिकरण 10,000 एफपीओ बनाने का काम मोदी जी ने किया था, जिनमें से हम 600 से ज़्यादा हरियाणा में बना चुके हैं। और हमने एफपीओ को जो है पैक हाउस वगैरह बना करके सीधा उसको कॉरपोरेट से हमने टाइप किया है कि कोई जो टमाटर वाला एफपीओ है तो सीधा उसका टमाटर वहाँ बिक जाए, कोई और आलू वाला एफपीओ है तो सीधा कोई चिप्स बनाने से उसको टाइप कर दिया है। तो इस तरह से बहुत सारे काम किए हैं। रही बात इनपुट की, आपने कही इनपुट की, हरियाणा सरकार मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें इनपुट उसको देती है। नहरों का पानी लगभग हम फ्री देते हैं। सिंचाई का पानी हरियाणा के अंदर 6,700 करोड़ रुपए की सब्सिडी साल में हम ट्यूबवेल के लिए देते हैं किसान को, ताकि इसकी कोई अतिरिक्त कॉस्ट ना हो। अगर वो हम घर के बिजली के मीटर लगा दें वहाँ तो 6,700 करोड़ रुपया किसान को अलग से देना पड़े। इसी तरह से आपने देखा होगा कि हर चीज़ खाद जो है यूरिया की, डीएपी की, पिछले कोरोना के वक्त में 266 रुपये का यूरिया का बैग हमने विदेश से 4-4 हज़ार करोड़ रुपए का लाके दिया। किराया उसका 500 रुपये लगता था, कंटेनर से इतने बढ़ गए थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ हमारे हरियाणा के किसान को, भारत के किसान को, उन्होंने पसीना बहाया। एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.4% रही, जो इतनी ग्रोथ कभी नहीं आई। और हमारे अर्थव्यवस्था को कोई सबल दिया है तो भारत के अन्नदाता ने दिया है, किसान ने दिया है। आपने न्यूज़ में देखते होंगे कि पाकिस्तान के अंदर 300 रुपये किलो आटा के लिए लाइन लगी रहती है। एक जिसका हमारा प्रतिद्वंदी मानते थे दुनिया वाले, उसका हाल ये है। और एक हमारा देश है, 80 करोड़ लोगों को किसान के मेहनत की वजह से हम फ्री अनाज पिछले 2 साल से बांट रहे हैं। तो ये कितना सशक्तिकरण हमारे देश में हुआ है किसान का, ये आपके सामने है। पड़ोसी राज्य में किसानों को मुफ्त में बिजली दी जा रही है, यहाँ पैसे लेकर भी बिजली नहीं मिल पाती। हरियाणा के अंदर सबसे पहले से ही सिर्फ जो है 1-1.25 लाख रुपए की बिजली के लिए किसान को हम 2,000-2,500 रुपये चार्ज करते हैं। और ये मुफ्त नहीं कहलवाता, लेकिन किसान इसको सम्मान के साथ दे रहा है। वो हरियाणा का किसान कोई चीज़ मुफ्त लेना नहीं चाहता। उसको पता है कि एक ट्यूबवेल का बिजली का बिल 1.5 लाख रुपए है, तुम 200-250 रुपये महीना देते हो, वो बड़ी खुशी खुशी इसको दे देता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की आपने बात की कि नीली क्रांति लाने में आप सफल रहे हरियाणा में। भिवानी से लेकर और सिरसा तक की आपने जिक्र किया, सिरसा के किसानों का, झींगा उत्पादकों का जिक्र किया। लेकिन वहाँ लैब की बड़ी समस्याएं रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की आपने बात की, मछली की बिक्री के लिए बाजार उपलब्ध नहीं करवा पा रहे। तो इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने में कैसे सक्षम होंगे वे झींगा उत्पादक? देखिए, ये सही है कि किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर ना तो कोई बड़ी लेक है, हरियाणा के अंदर ना समुंदर है कहीं किनारा पे। किसी से कहा जाए कि हरियाणा में अंदर मछली पैदा होती है तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर भी लगभग 4,000 करोड़ रुपए की मछली पैदा होती है। और अब नई जो हमने ये खारे पानी की स्कीम निकाली है झींगा की, ये आंध्रा में जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर होती थी। और वहाँ से हमने देखा कि समुद्र के अंदर अगर जो खारे पानी में हो सकती है तो हमारे यहाँ जो नीचे का खारा पानी है वहाँ क्यों नहीं हो सकती। नया प्रयोग किया, लाली में केंद्र के इंस्टीट्यूट थी, हमने धीरे धीरे किसानों को इसकी तरफ आगे बढ़ाना शुरू किया। और कमाल की बात है कि हमारे यहाँ जो उत्पादन हुआ झींगा का वो पूरा 40-40 ग्राम का है। हमारा झींगा 550 रुपये तक बिका किलो। और अभी वहाँ का आंध्रा का जो एंटरप्रेन्योर है वो यहाँ से बीज देने आता है, यहीं पर दवाई देने आता है, हमारा झींगा को यहाँ से ले जाकर के प्रोसेसिंग करके विदेश में एक्सपोर्ट करता है। विदेशी मुद्रा हमारे देश को मिलती है। अगर अब ये पता चल गया कि हमारे यहाँ लगभग 1,000, 2,000, 2,500, 3 एकड़ के फार्म बन गए, अब जो प्रोसेसिंग वाले आने शुरू हो गए, अब यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट भी लगेगा, अब बीज भी यहाँ पे मिलेगा, दवाइयाँ भी होगी, एक्सपोर्ट भी यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। एक जो सिस्टम जो है, इकोसिस्टम यहाँ डेवलप हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हजारों बच्चे झींगा उत्पादन के द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब समर्थ होंगे। और इससे फायदा न केवल हरियाणा का होगा बल्कि भारत का भी होगा कि ये जो झींगा है विदेशों में जाकर के हमें विदेशी मुद्रा दिलाएगा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, जो पानी बचाने की योजनाएं तमाम आई,
कितना लाभ किसानों ने उठाया? क्योंकि आंकड़ों की बात करें तो कुछ ज्यादा उसमें आंकड़े बढ़ते हुए नजर नहीं आते हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर जल का संकट है और हमें उम्मीद थी कि हरियाणा को एसवाइल का पानी मिलेगा और हमारे आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो मेरे क्षेत्र से हैं, भिवानी से। हमें उम्मीद ये थी कि पंजाब में सरकार आ गई तो कम से कम अपने घर में तो पानी देंगे, लेकिन जो उन्होंने स्टैंड लिया उससे हरियाणा का किसान बहुत ही रुष्ट है आम आदमी पार्टी से। लेकिन मैं बताता हूं कि पानी हमारे पास कम है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं एसवाइल पानी की, लेकिन जो उपलब्ध पानी है उसको हम कैसे सदुपयोग करें, उसके लिए आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कितना चिंतित हैं। उसके लिए हमने धान के लिए पानी मेरा पानी मेरी विरासत योजना लेकर आए, लेकिन कोई लाभ उठाने वाला ही नहीं आया ज्यादा। मेरा पानी मेरे विरासत से 2 लाख किसान लाभ उठा चुके हैं। इस बार हमने इसका टारगेट जो है 2 लाख से बढ़ा करके 2 लाख से बढ़ाने ज्यादा करने की कोशिश की है। इसमें 2 तरह की योजनाएं हैं। एक तो जो धान छोड़ करके किसान और कोई फसल करता है उसको हम 7,000 रुपये देते हैं। एक दूसरा ये है कि धान को पौध लगा के पानी भर के रखते हैं, उससे आधा पानी लगता है बीज से लगाने में, DSR विधि बोलते हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। और उसका भी हमने पिछली बार 70-80 हजार एकड़ में काम करवाया था। हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मुद्दा यह है कि पानी कम लगे, पानी कैसे बचे, और किसान को ये समस्या है कि वो अपने ऊपर प्रयोग नहीं करने देना चाहता। किसान को हम ऑल्टरनेटिव देंगे कि जितना पैसा, जितनी आमदनी धान में आपको होती है उतनी ही आमदनी आपको बराबर कराएंगे, ताकि जो हमारा पानी बचे, पर्यावरण बचे, धरती बचे। और ये इन योजनाएं और भी आप घुमा घुमा के करेंगे। कल भी आपने देखा होगा कि जल का जो हमारा संगोष्ठी थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे यहाँ 7-8 एकड़ जमीन जो है वो सेम की है। अब उस सेम की वजह से एक तरह से तो किसान बहुत सारे कुछ नई मांग कर रहे हैं, गन्ना किसान कुछ करता है, धान किसान कुछ करता है, लेकिन हमें ध्यान देना है, व्यापक तौर पर सबका साथ लेके चलना है। जिनकी जमीन में सेम आ गई बेचारे, वो 10 साल से उनको कुछ आमदनी नहीं हो रही। सेम के लिए योजना, सेम के लिए हमने कहा, आपने देखा होगा हमारे पास रिकॉर्ड है कि पिछले 20-30-40 साल के अंदर हरियाणा की कल्लर भूमि, सेम की भूमि सिर्फ 20,000 एकड़ ठीक हुई है। पिछले अकेले 1 साल में हमने 25,000 एकड़ का जो वर्टिकल बोरिंग से पानी उसका निकाल के सेम को तोड़ दिया। मैं आपको लिस्ट दे देता हूं, उन किसानों से जाकर पूछना। वो आशीर्वाद देते हैं मनोहर लाल जी को, हरियाणा सरकार को, भाजपा सरकार को, कि ऐसी सरकार हमने देखी नहीं, हमारे घर में जो हमारे बच्चे पालने का साधन बना दिया। इस बार हमने टारगेट उसका 50,000 एकड़ किया है, अगली बार 1 लाख एकड़ करेंगे और उन 7-8 एकड़ जो सेम की जमीन है उसका कोई न कोई समाधान करेंगे, ताकि उनके परिवारों के अंदर भी दिवाली खुशी खुशी मनाई जा सके। सौर ऊर्जा आधारित ट्यूबवेल आप लेकर आए, लवणीय भूमि को सुधारने के लिए आपने प्रयास किए, ऐसे कई योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना महत्वपूर्ण कदम रही है, उसमें आपने सरसों को भी शामिल करने की बात की है, सब्जियों की भी शामिल की जा रही है, लेकिन मुआवजा काफी देरी से मिलता है। 2020 का मुआवजा नहीं मिला, किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है, आए दिन घेराव करते हैं अधिकारियों का। आपके सामने भी समस्याएं रखते हैं? देखिए, कोई भी नई व्यवस्था करते हैं, कुछ आदमियों का ऐसा है, किसी का मिसमैच हो जाता है। पटवारी से वो कहता है मैंने धान बोया था, कोई कहता है कि नहीं आपका धान नहीं था, कपास थी। कई जगह मुद्दा हो जाता है कि बैंक में अकाउंट मिसमैच हो जाता है, कई जगह कोई और नया मुद्दा आ जाता है। इस तरह के किसान हैं, उसकी भी हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं सिस्टम को, कि हर किसान जिसने बीमा करवाया है उसका वकील हरियाणा का कृषि और किसान कल्याण मंत्री होगा। मैं ऐसा पोर्टल डेवलप करना चाहता हूं कि एक एक किसान की देखभाल मैं करूं, जिसने बीमा करवा दिया उसकी फसल की, उसकी क्रॉप की कटिंग की, उसकी खेत में कितनी फसल हुई, उसका पैसा कब मिला, मैं इस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर जो फसल बीमा का योजना आई थी, सबसे ज़्यादा विरोध इस योजना का हुआ था। लोग कहते थे कि इससे तो सेठ साहूकार बढ़ जाएंगे। आज भी कमाल की बात है कि हरियाणा के विपक्ष के नेता ये बयान देते हैं कि इस योजना से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, जबकि मैं आंकड़े बताता हूं कि हरियाणा के किसानों से हमने अब तक 1577 करोड़ रुपए लिया है, वो सारे किसानों से लिया। और जिन किसानों की फसल खराब हुई उनको हम लगभग 5,977 करोड़ रुपए, 5,980 करोड़ रुपए दे चुके हैं। और इसमें पिछले साल का और इस साल का अगर प्रीमियम जा चुका है, उसको अगर हम जोड़ दें तो लगभग 2,000 करोड़ रुपए और चले जाएंगे। जिससे किसानों से लिया 1,577 करोड़ रुपए,
और भारत सरकार हरियाणा सरकार दोनों की किट्टी में डाल दें तो कंपनियों को गया 5400 करोड़ रुपए। 5400 के अगेंस्ट हम 6000 करोड़ रुपए तो बंटवा चुके हैं और कम से कम 1200-1500 करोड़ रुपए और बांट जाएंगे। मतलब कंपनियां यहाँ पर 1500-1600 करोड़ रुपए घाटे में हैं। उसके बावजूद विपक्ष के नेता कहते हैं कि ये योजना किसान के हित में नहीं है। मतलब भाई उनके बयानों का आप क्या आकलन करेंगे जो ऐसी बात करने वाले लोग हैं? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात 2014 से पहले खूब चलती थी, आपके नेता भी कहते थे, तमाम नेता इसकी बात करते थे। उसके बाद वो रिपोर्ट कहीं गुम हो गई, आई नहीं, नजर ही नहीं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट गुम करने वाली हमारे से पहले वाली सरकार थी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2011 के अंदर आ गई थी। 2014 तक कांग्रेस ने उसको दबा के रखा। 2014 के बाद उसको लागू करने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक C2 फार्मूला को छोड़ के हमने सारा लागू किया। C2 फार्मूला में क्या है कि जमीन की कीमत लगा करके उसका ब्याज जोड़ना होता है। आप व्यावहारिक जो चीज नहीं है वो नहीं है। आज 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए की जमीन में भी लोग खेती करते हैं। गुड़गांव है, फरीदाबाद है, सोनीपत है। अब 2 करोड़ रुपए जमीन का ब्याज लगाएंगे, 18 लाख, 17 लाख, 10% भी लगाएंगे तो 20 लाख का हो जाएगा। अब बताइए उसको कौन सा उस पर MSP देंगे तो कैसे कैसे संभव हो पाएगा? बाकी हर चीज का उसकी रिपोर्ट को हमने लागू किया। लागू करके उसी हिसाब से हम खरीद भी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हमने 14 फसलें खरीदी हैं, देश में सबसे ज्यादा फसलें हम खरीद रहे हैं। और बागवानी के साथ साथ बीमा का मैंने आपको बताया था कि यहाँ बागवानी के किसान, सब्जियों के किसानों को क्लेम नहीं मिलता था। उसके लिए हमने अपने ट्रस्ट बोर्ड में हमारे यहाँ विभाग की एक कंपनी बनाई, विभाग के द्वारा ही, कि आप 750 रुपये में, 1000 रुपये में और 30,000 रुपये और 40,000 रुपये का इसका सब्जियों का और फलों का बीमा करा सकते हैं। तो इस हर ये चीजें देख करके अपने आप आगे होकर के हम किसानों से रहते हैं। हम किसान के परिवार से संबंध रखते हैं, किसानों के खेतों में जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपको भैया बताओ कहाँ दिक्कत है। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा हमने ड्रिप इरिगेशन पे ध्यान दिया, माइक्रो इरिगेशन पे ध्यान दिया। 85% सब्सिडी हम दे रहे हैं। हमने योजना बनाई कि दक्षिण हरियाणा के किसान हैं, अपने खेत के अंदर एक एक तालाब बना लीजिए, कोई 100 बाई 100 का, 200 बाई 250 का, जैसा भी आपको जब जरूरत है, और आप उसके अंदर पानी का स्टॉक रखिए, उसमें सोलर लाइट लगाइए और उसमें से ड्रिप करिए। क्योंकि हमारे किसान की फसल 1-2 सिंचाई की वजह से बर्बाद हो जाती है। आप देखिए कि हजारों किसानों को हमने 3-3, 4-4 लाख रुपए के तालाब बनाने के खेत में टैंक बनवाए हैं, पक्का किया है, उसमें सब्सिडी दी है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि हमारा मिकाडा का एक विभाग बनाया है इरिगेशन के अंदर में, और उसने पिछले 25-30 साल में जितनी सब्सिडी या जितना माइक्रो इरिगेशन पे ध्यान दिया है उतना पिछले 2, 2.5-3 साल में दिया है। जितना काम किसानों के लिए क्या, आप देखिए कि दक्षिण हरियाणा के अंदर मिनी स्प्रिंकलर, ड्रिप, पॉली हाउस और नेट हाउस, इसकी लाइन लग गई है। और उसकी वजह से मैं बहुत सारे किसानों को जानता हूं जो 7-7, 6-6, 7-7 लाख रुपए का खीरा, 8-8, 10-10 लाख रुपए के शिमला मिर्च, 8-8, 10-10 लाख रुपए के जो पॉली हाउस के प्रोडक्ट जो एक सीजन में बेच देते हैं। बारिश, आंधी, ओलों में पैदावार घटी, गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा, उसके बाद उनकी कटौती की जा रही है। विपक्ष का कहना है कि बोनस देने की बात की जाती थी, बोनस भी कोई बात कहीं आ नहीं रही है। झूठा प्रचार है, बल्कि उसका उल्टा हुआ है। पहले जो था हमारे यहाँ टूटा हुआ दाना सिर्फ 6% तक भारत सरकार लेती थी। इस बार मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने केंद्र सरकार से बात की, 18% तक उन्होंने छूट दिलवाई। हालांकि बाहर FCI ने कहा कि हम इसके पैसा काटेंगे, लेकिन हमने उसको वापस उसको कंटेस्ट किया और वो मान गए। और पहले ही हमने कहा था कि पैसा कटेगा तो हरियाणा सरकार का कटेगा, किसान का नहीं कटेगा। इस बार जो फसल आई है पूरे MSP के रेट पर किसानों को हमने सीधे पैसे दे। 6,000 करोड़ रुपए गेहूं का, 1,000 करोड़ रुपए सरसों का हम दे चुके हैं। किसी भी तरह की कोई भी कटौती नहीं हुई है। और बल्कि मैं कहता हूं कि 15 दिन के अंदर 57-58 हजार मीट्रिक टन सरसों आई है। ये भी अपने आप में गेहूं आया है, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐसा भी कहा जाता है कि 2 साल कोविड में निकाल दिए, 1 साल किसान आंदोलन में निकल गया, और अब 2023 आ गया है तो कुछ लुभावनी योजनाएं आएंगी, किसानों को फिर लॉलीपॉप दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें भी विपक्ष कह रहा है। क्या लगता है? देखिए, हमारा काम बोलता है, हम काम करते हैं और
विपक्ष की पार्टियां हैं सिर्फ घोषणाएं करती है, लुभावने का काम वो करते हैं। जिस तरह से दिल्ली के अंदर आपने बताया होगा कि हमारे एक पार्टी के नेता जो कहते थे मैं छोटे से घर में रहूंगा, नीली स्वेटर में आऊंगा, और अब पिछले दिनों में देख रहा था कि जो ये कहते थे 2 कमरे का घर काफ़ी है, 45 करोड़ रुपए उन्होंने अपने घर में लगाए। इस तरह कांग्रेस के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा काम बोलेगा, जो किसान के लिए कर दिया हम वो बोलेगा, और उनका काम ये है कि झूठे वायदे करना, लोगों को गुमराह करना। लेकिन मैं कहता हूँ देश का किसान, हरियाणा का किसान बहुत समझदार है। मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ किसान का। इतने जबरदस्त आंदोलन के बावजूद, इतने जबरदस्त जो उनको गुमराह करने की कोशिश की गई, उसके बावजूद जो किसानों के नेता थे उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई और वो अपनी जमानतें जब्त करा के आ गए। वो कहते थे कि किसान के हम, सारे देश के किसान के हम नुमाइंदे हैं। किसान ने कहा नहीं, आप नुमाइंदे नहीं हो। जिसको लोकतंत्र के अंदर वोट के द्वारा पता लगता है कि किसान किसको पसंद करता है, कौन सी नीति को पसंद करता है। और हम धन्यवाद करते हैं भारत के किसान का, हरियाणा के किसान का, कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। 2024 चुनावी वर्ष है, कैसे देखते हैं विपक्ष की कितनी भूमिका मजबूती उनकी दिखाई देगी? परिवर्तन यात्रा भी निकाली जा रही है इनेलो की ओर से, कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। आपको क्या लगता है, देश या प्रदेश दोनों ही जगह विपक्ष को कैसे देखते हैं? देखिए, देश में एक पार्टी कांग्रेस है। बड़ा हल्ला बचा जब राहुल जी ने पदयात्रा की। अगर वो, क्योंकि एक आश्चर्य की बात थी कि ठिठुरती ठंड में टी शर्ट में ऐसा कौन सा फार्मूला था जिससे वो पहन के घूमते थे। लेकिन उसके बाद जो कश्मीर में जाकर के उन्होंने बयान दिया कि हमारी सरकार आ जाएगी तो हम पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे, यानी कि धारा 370 को दोबारा जिंदा करेंगे। और उस धारा को, जिस धारा के रहते हुए हमारे नौजवान, हरियाणा के हर किसान से सैनिक है, सैनिकों के ऊपर पत्थर मारे जाते थे, वो दृश्य देख करके आज भी हमारी रूह कांप जाती है। आतंकवादी हो चाहे या जो उग्रवादी हो या कोई वहाँ के विद्रोह करने हो, विद्रोही हो, वो हमारे सैनिकों पे पत्थर मारते थे। ऐसी योजनाएं लेके, मतलब वो कहते हैं कि हम उनका समर्थन करेंगे, तो उससे उनको क्या लाभ मिलेगा? जो चुनाव चाहे 2024 का हो, चाहे आगे का हो या अब का हो, हम चुनाव के मद्देनजर देखते हुए काम नहीं करते। हमारी पार्टी का काम यह है कि सेवा करते जाए, और हमारी पार्टी के अंदर कोई किसी दायित्व पर, हर आदमी अपना अपना दायित्व निभा रहा है, सेवा कर रहा है। और ये भारत की राजनीति आपने देखा होगा, बदल गई होगी। किस तरह से आज भारत का सितारा बुलंद है, दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, आज दुनिया के अंदर हमारा मान सम्मान कितना है। किस तरह से 2 देश लड़ रहे थे, हमारे बच्चे जो है लड़ाई के बीच में तिरंगा झंडा लेकर के कैसे निकाले गए। कल के मैं न्यूज देख रहा था कि सूडान में क्या हाल था, वहां से हमारे भारतवासियों को किस तरह से निकाला गया। भारत का जो इस तरह का प्रभुत्व पहले कभी नहीं हुआ। दुनिया मानती है, आज दुनिया सोचती है कि भारत क्या चाहता है, उस तरह से दुनिया की राजनीति चलती है। हम आज सारा देश, इसकी ताकत की वजह सिर्फ ये है कि भारतवासी जो हमारे 140 करोड़ के आसपास हैं, जिन्होंने जो मोदी जी जैसे नेता को चुना है, ताकत दी है, उसका परिणाम है। विपक्षी पार्टियां क्या करना चाहती हैं? वो आज से 8-9 साल पहले जिस तरह से गठबंधन की सरकारें होती थी, न्यूज क्या आती थी कि यहाँ भ्रष्टाचार हो गया, यहाँ करप्शन हो गई, यहाँ ये हो गया, या हर रोज कोई न कोई बम ब्लास्ट होता था। क्या वो दिन दोबारा देश देखना चाहता है? विपक्षी पार्टियों को मैं समझता हूं कि भारत, हरियाणा के लोग या भारत के लोग मौका नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, जो पूरे हरियाणा में घूम रहा है, एक ही सवाल है, क्या गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाएगी या खुद के भरोसे? देखिए, ये मैं फैसला करने वाला नहीं होता। हमारा गठबंधन यह है, सरकार बनने के बाद हुआ है। सरकार जब तक है, ये योजना है, इसमें गठबंधन है। आगे जो दोनों पार्टियों के नेता मिलकर के फैसला होगा, वही निर्णय होगा। ये थे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी। बेबाकी से तमाम अपनी योजनाओं की इन्होंने चर्चा की और तमाम बातें बताई, और किस प्रकार से आगे विजन रहने वाला है उस पर उन्होंने व्यापक रूप से यहां चर्चा की। हरियाणा न्यूज के इस कॉन्क्लेव में निश्चित रूप से कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी ने कंक्लूजन निकाला है हरियाणा की राजनीति का भी और आगे की रणनीति का भी। धन्यवाद जयप्रकाश दलाल जी। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस शालीनता और सवालों का साथ।
तो हम चाहेंगे एक बार फिर से हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं और कृषि मंत्री जी को सॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। प्लीज मैम मालिया बस्ती रहे। बिल्कुल, और जिस तरह से इन्होंने सवालों के जवाब दिए उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसा मंजर होता है, जैसा फूल हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो हर इंसान के अंदर। वाह राष्ट्र। शुक्रिया जेपी दलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृषि मंत्री जी आपका, अपना कीमती समय देने के लिए बेहद शुक्रिया आपका।